तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मिंजी को, जो अभी फ्रीजर रूम के अंदर बंद होती है। मिंजी चुपचाप से बैठ के यहाँ पे ठंड से कांप रही होती है। इतने में ही फ्रीजर रूम का दरवाजा बाहर से खुलता है और मिंजी को एहसास होता है कि यहाँ अंदर कोई आ रहा है। मिंजी को लगता है शायद उसके डैड यहाँ पे उसको बचाने के लिए आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी वो गैंगस्टर आया होता है जो मिंजी को यहाँ पे लेके आया था। ये बंदा अभी हैरी के फादर को कॉल मिला रहा होता है और कहता है, गैंग चंगजू हरामजादे, साले फोन उठा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू चेयरमैन है या फिर कुछ और, तेरी बेटी ने किसी को जान से मार दिया है और इसलिए तुझे यहाँ पे भाग के आना पड़ेगा साले। लेकिन जो गैंग चंगजू होता है वो कॉल नहीं उठाता। इतने में ही गैंगस्टर की नजर पड़ती है यहाँ फ्रीजर रूम की जमीन में, जहाँ पे उसको कुछ जूतों के निशान दिखाई देते हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात होती है क्योंकि यहाँ पे किसी के भी जूतों के निशान नहीं आ सकते, क्योंकि उसने यहाँ पे 2 बंदों को निपटा रखा है और वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते क्योंकि वो मर चुके हैं इसके मुताबिक। ये बंदा जैसे ही अभी अलर्ट मोड में आता है, ये देख के मिंजी काफी ज्यादा डर जाती है। बट इतने में हम देखते हैं जो यहाँ पे पुलिस वाला अब तक मरा पड़ा होता है। ना जाने कैसे उसमें थोड़ी सी जान बची होती है और वो अचानक से उठ के इस गैंगस्टर के ऊपर हमला कर देता है। बट पुलिस वाला बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर लग रहा होता है। पुलिस वाला कहता है, हरामजादे साले कुत्ते। गैंगस्टर अपना चाकू निकालता है और एक स्माइल के साथ कहता है, अबे साले तू अब तक जिंदा है, लगता है बुड्ढे तू अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा ताकतवर है, और वैसे तूने बिल्कुल सही कहा, मैं कुत्ता ही हूँ और तुझे ये कैसे पता, लेकिन तुझे बता दूं, तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तू किससे उलझ रहा है। और ये गैंगस्टर इस पुलिस वाले के पेट में दोबारा से कई बार चाकू मार देता है और इस बार तो सच में इस पुलिस वाले का काम 25 हो जाता है, जो देख के जो मिंजी होती है काफी ज्यादा डर चुकी होती है। बट जैसे तैसे उसने अपने मुंह पे हाथ लगा के खुद को रोका हुआ होता है चीखने से। और वहीं दूसरी तरफ जो गैंगस्टर का फोन होता है वो भी जमीन में गिर चुका होता है, जिसमें भी कॉल जा रही होती है गैंग चंगजू को, यानी कि हैरी के फादर। ये फोन मिंजी से कुछ ही दूरी में गिरा होता है और मिंजी इस फोन को देख के अपने मन में कहती है, क्या ये कॉल किसको मिल रही है, जू जियोंग को। और इतने में ही फोन के बगल में पुलिस वाला आके गिरता है और मरते मरते उसकी आंखें लास्ट बार मिंजी को ही देख रही होती हैं, जो देख के मिंजी बेचारी और ज्यादा कांपने लगती है। इसके बाद गैंगस्टर अपना फोन उठाते हुए कहता है, शैंगमैन वो साला हरामजादा, उसको मैंने बस आसान सा काम सौंपा था इस बुड्ढे को मारने का। वो साला हमेशा ऐसा ही करता है, अपने काम को अधूरा छोड़ देता है, जिस वजह से उसके काम को मुझे पूरा करना पड़ता है। हाँ, मैं बस यहाँ पे नीचे एक फोटो खींचने के लिए आ रखा था, मुझे बस उस लाश की एक अच्छी सी फोटो चाहिए थी जिस वजह से मैं जू को ब्लैकमेल कर सकूं। यानी कि ये गैंगस्टर यहाँ पे मिंजी की ही फोटो खींचने के लिए आ रखा होता है और इससे पहले कि ये गैंगस्टर देखता कि मिंजी अभी जिंदा है, इतने में ही इसके फोन में चेयरमैन जू का फोन आ जाता है, यानी कि हैरी के फादर का। गैंगस्टर खुद से कहता है, जरा देखो तो किसका कॉल आ रहा है। डेविल की बात करी और वो हाजिर हो गया। गैंगस्टर कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो, हाँ चेयरमैन जू, क्या ये तुम बोल रहे हो? उम्मीद करता हूँ तुम्हारा धंधा पानी आजकल बढ़िया चल रहा होगा। हैरी के फादर अभी अपने काफी सारे बंदों से घिरे हुए होते हैं और कहते हैं, जो भी हुआ मैंने उसके बारे में सुना, मैंने सुना मेरी बेटी के ऊपर तुम्हारा एहसान है, लगता है हमें आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए। गैंगस्टर कहता है, क्या सच में आमने सामने बैठ के? सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ठीक है चलो मिलते हैं। चेयरमैन जू अपनी बेटी के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है भले ही मेरी बेटी बाहर से बहुत ज्यादा सख्त लगती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा कोमल है, लगता है जो भी हादसा हुआ है उसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ज्यादा बच्चों के मामले में पढ़ना हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा हम मिलकर सीधा मुद्दे की बात करते हैं, बिना इस लफड़े को ज्यादा बढ़ाए। वैसे भी बच्चों से तो गलती हो ही जाती है ना? मैंने सही कहा ना? गैंगस्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, लेकिन इससे पहले कि हम दोनों आपस में मिलकर बात करें, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे ऐसे बात करना बंद कर जैसे हम तेरे लिए काम करते हैं। साले हरामजादे, चुपचाप से ये बता आगे तू करना क्या चाहता है? जो मैंने तुझे लोकेशन सेंड करी है, मैं तुझे 1 घंटे का समय देता हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए, और तुझे उस लोकेशन में अकेले आना होगा और अपने साथ 2 बिलियन वॉन भी लेके आई हो। तेरे साथ कोई भी पुलिस नहीं होनी चाहिए, और ये तो कहने वाली बात है ही नहीं, तेरे साथ तेरा कोई बॉडी गार्ड भी नहीं होना चाहिए। और ये बात तो अच्छी तरह से ध्यान रखियो, जो तेरा प्लानिंग मैनेजर है वो तेरे पीछे पीछे नहीं आना चाहिए। मैं तुझे लोकेशन भेजूंगा और तू अपनी कार में चुपचाप से वहाँ पे अकेला आएगा। क्या तू समझ गया मैंने तुझे क्या कहा है? बेटे, अगर तूने कुछ भी कोई चालाकी करने की कोशिश करी तो तेरी बेटी बाकी की जिंदगी एक खूनी कहलाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तो अपनी खूनी बेटी को बचाने के लिए किस तरह से कोशिश कर रहा था। हरामखोर, तुझे समझ आ गया ना मैंने तुझसे क्या कहा है? अपने 32 के 32 दांत लेके जल्दी से यहाँ पहुँच। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी चेयरमैन जू के चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता और उनकी बेटी अपने मन में सोच रही होती है, आखिर डैड किससे बात कर रहे हैं? डैड क्या सब कुछ ठीक है? चेयरमैन जू जमीन में बैठते हैं और अपनी बेटी के कंधे में हाथ रख के कहते हैं, हैरी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, डैडी तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हैरी कहती है,
लेकिन क्या होगा अगर वो लोग ज्यादा चालाक बनके हमें ब्लैकमेल करने लगेंगे? और मिंजी के फादर का क्या? हम उन्हें कैसे हैंडल करेंगे? इतने में ही एक बंदा पीछे से कहता है, सर आपकी कार चलने के लिए तैयार है। हायरी के फादर कहते हैं, मेरी बच्ची, अपनी उम्र के हिसाब से तुम काफी ज्यादा चिंता कर रही हो। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसी मामूली चीजें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। याद रखो, तुम जू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो और तुम्हें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, थोड़ी सी बारिश एक समुद्र को कभी भी गीला नहीं कर सकती। और हायरी के फादर अभी यहाँ से जाने लगते हैं और हायरी पीछे से कहती है, डैड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज अपना ख्याल रखना। और अब तक तो हायरी के फादर के चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो हायरी से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं, हम चेयरमैन जू के चेहरे में साफ साफ देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा। चेयरमैन जू यहाँ से चलते चलते अपने मैनेजर को कहते हैं, नैम अभी 500 मिलियन वॉन का बंदोबस्त करो। नैम कहता है, जी सर, जैसा आप कहें। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं समुद्र किनारे का सीन, जहाँ पे मिंजी होती है। अभी वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है, जिस वजह से जो गैंगस्टर होता है उसके फोन से सारे के सारे सिग्नल उड़ जाते हैं। ये देख के गैंगस्टर खुद से कहता है, ये जगह सच में काफी ज्यादा बेकार है। खैर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। अभी मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, वो चेयरमैन जू एक बहुत ही ज्यादा चालाक लोमड़ी है। अभी मैं उस हरामजादे जू के ऊपर गुस्सा होकर अपने इमोशंस को बाहर आने नहीं दे सकता। अगली बार जब मेरी उससे बात होगी तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा तमीज से बात कर पाऊंगा। और ये कहते कहते ये गैंगस्टर अभी फ्रीजर रूम से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से मिंजी राहत की सांस लेती है। गैंगस्टर बाहर आते ही कहता है, अबे यार अब यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत बढ़िया। साला ये मेरी पैंट नई नई थी और ये गीली होने लग गई है। मैं सोच ही रहा था आखिर चीजें इतनी अच्छी कैसे चल रही है, कुछ भी गड़बड़ तो होनी ही थी। लेकिन इतने में ही जो गैंगस्टर होता है उसकी नजर पड़ती है फ्रीजर रूम के अंदर, जहाँ पे मिंजी और इस गैंगस्टर की नजरें आपस में मिल जाती है। और ये गैंगस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। गैंगस्टर जैसे ही हैरान होकर अभी दरवाजे के अंदर आने वाला होता है मिंजी को मारने के लिए, इतने में ही मिंजी फटाक से दरवाजा बंद कर देती है और उसे अंदर से लॉक कर देती है। गैंगस्टर बाहर से बस दरवाजे को खींचे जा रहा होता है और कहता है, तू कुतिया कहीं की, दरवाजा खोल, जल्दी खोल इसे। अबे यार शिट, मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। गैंगस्टर किसी को कॉल मिलाता है और कहता है, अबे यार शिट, साले कॉल उठा, जल्दी कॉल उठा। असल में गैंगस्टर ये कॉल मिला रहा होता है शैंगमैन को, जिसने पुलिस वाले को चाकू मारे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शैंगमैन को, जैसे ही उसका फोन बजता है, इससे पहले वो कॉल पिकअप करता, तभी जहाँ पे जिस कमरे में वो बैठा होता है वहाँ पे मैनेजर किम आ जाते हैं। मैनेजर किम शैंगमैन को देख के ही पहचान जाते हैं, ये वही बंदा है जिन लोगों ने मिंजी को किडनैप करा है, क्योंकि मैनेजर ने शैंगमैन की सारी जानकारी पहले ही निकाल ली थी। मैनेजर किम बहुत ही सीरियसनेस के साथ हल्के हल्के आगे बढ़ते हैं शैंगमैन की तरफ, और यहाँ पे जो दो गैंगस्टर बैठे होते हैं वो भी अपनी जगह से उठ जाते हैं। इसके बाद शैंगमैन का साथ का बंदा मैनेजर किम के पास आता है और उनके सर पे हाथ रख के कहता है, अबे ओए, आखिर तू कौन है और हमसे क्या चाहता है? अबे साले तेरे मुंह में जवान नहीं है क्या? मैंने कहा तू कौन है? मैनेजर किम का दिमाग तो अभी इतना खराब हो रहा होता है कि वो इस बंदे का कुत्ता बना दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और मिंजी का मोबाइल इस बंदे को दिखाते हैं। जहाँ अभी ये सब कुछ हो रहा होता है, वही जो दूसरा गैंगस्टर होता है अब भी शैंगमैन को कॉल कर रहा होता है और खुद से कह रहा होता है, शैंगमैन हरामजादे, कॉल उठाओ। तो क्योंकि शैंगमैन अभी कॉल नहीं उठाता, इसलिए गैंगस्टर अपने साथ के दूसरे बंदों को कॉल करता है और कहता है, हेलो, क्या शैंगमैन तुम्हारे साथ है? और अभी जिन बंदों को इस गैंगस्टर ने कॉल करा होता है वो सारे के सारे कार में बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा कॉल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बॉस, वो हमारे साथ नहीं है। वैसे हम वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं, तो बताओ हमें एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है? अभी यहाँ कार के अंदर एक मास्क वाला बंदा भी बैठा होता है, जिसके ऊपर स्पेशली फोकस करा गया होता है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। वही जो मेन गैंगस्टर होता है अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, अच्छा तो ये तुम लोग हो क्या? मेन गैंग तुम लोगों के साथ में ही है? दूसरा बंदा कहता है, जी सर, वो हमारे साथ ही है। इसके बाद गैंगस्टर कहता है, सबसे पहले तुम हमारे ऑफिस जाओ और वहाँ पे देखो कि शैंगमैन वहाँ पे है या फिर नहीं। मुझे लगता है जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। और मिन गैंग को कहना जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचे, ये जो फ्रीज वाला रूम है इसके पास आए। मुझे यहाँ पे उसकी जल्दी से जरूरत है, उसे भेजो यहाँ। इस बंदे से बात करने के बाद जो एक गैंगस्टर होता है दोबारा से शैंगमैन को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, शैंगमैन कॉल उठा ले प्लीज, कॉल उठा। इस गैंगस्टर को अभी इस बात की चिंता सताए जा रही होती है कि जो अंदर लड़की है वो अब तक जिंदा है, और अगर वो लड़की जिंदा रही तो ये गैंगस्टर चेयरमैन जू को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। अभी हम देखते हैं शैंगमैन का मोबाइल अब भी बजे जा रहा होता है, और जो शैंगमैन का साथ का बंदा होता है मैनेजर किम ने उसकी मार मार के बुरी हालत कर दी होती है, और अभी भाग रहे होते हैं शैंगमैन के पीछे उसको पकड़ने के लिए। शैंगमैन भागते भागते खुद से कहता है, ये साला सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। मैनेजर किम अभी पीछे से उछल के शैंगमैन के ऊपर एक लात मारते हैं, बट शैंगमैन गिरते पड़ते आगे की तरफ डाइव मार देता है, जिस वजह से वो इस लात से बच जाता है और जल्दी से यहाँ पे एक सीढ़ी में ऊपर की तरफ भाग
भागने लगता है और कहता है किसी पागल कुत्ते की तरह मेरा पीछा करना बंद कर। आखिर तू है कौन? क्या चेयरमैन जू ने तुझे भेजा है? हमें बस कॉल आई थी और हमने बॉडी को ठिकाने लगा दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो लड़की तो हमारे पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। और इन दोनों की अभी बस पकड़म पकड़ाई चलते ही जा रही होती है। ये दोनों बस भागते ही जा रहे होते हैं। बट इतने में ही शैंगमैन एक डेड एंड में पहुंच जाता है जहां से आगे भागने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैनेजर किम चिल्ला के कहते हैं, क्या तूने कहा वो मर गई? आखिर तू किसकी बात कर रहा है? शैंगमैन अभी बहुत ही ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहा होता है और कहता है, तुझे क्या लगता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्या मैं चेयरमैन जू की बेटी की बात कर रहा हूँ? मैनेजर किम अभी हल्के हल्के शैंगमैन के पास आ रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे बता, आखिर कौन मर गया है? तू किसकी बात कर रहा था? और आखिर ये चेयरमैन जू कौन है? क्या चेयरमैन जू से तेरा मतलब गैंगचैन जू से है, जो जियोंग कंस्ट्रक्शन का मालिक है? क्यों मैंने सही कहा ना? उससे ही तेरा मतलब था ना? आखिर उस इंसान का मेरी बेटी से क्या लेना देना है? और मेरी बेटी का फोन तेरे पास क्यों था? इससे पहले कि मैनेजर किम इस बंदे को खर्चा पानी देते, ये बंदा बहुत ही ऊंचाई से नीचे कूद जाता है और हवा में ही एक रस्सी को पकड़ लेता है जिसको स्लाइड करता हुआ वो नीचे आ रहा होता है। बट ऐसे रस्सी पकड़ के स्लाइड करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, जिस वजह से अभी इस बंदे के हाथ जलने लगते हैं और इसके हाथों से खून निकलने लगता है और रस्सी से इसकी पकड़ छूटने की वजह से ये जमीन में गिर जाता है और मर जाता है, जो कि मैनेजर किम के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो मेन गैंगस्टर होता है अपने बाकी के बंदों को कॉल करता है जो कार में यहाँ पे आ रहे थे। वो बंदे अभी शैंगमैन के अड्डे में पहुंच चुके होते हैं और गैंगस्टर उनसे पूछता है, बताओ आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, इस जगह को देख के ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे हमला हुआ था, लेकिन यहाँ पे शैंगमैन और बर्गर उन दोनों में से कोई भी नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है शायद वो दोनों हरामजादे कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे भी शैंगमैन इतना ज्यादा हरामजादा है कि वो कब क्या कर दे वो कोई भी नहीं बता सकता। गैंगस्टर कहता है, क्या तूने क्या कहा? बर्गर भी वहाँ पे नहीं है? उस जगह की अच्छी तरह से तलाशी करो और उन दोनों को ढूंढो, आखिर वो दोनों गए कहाँ? वहीं दूसरी तरफ जो बर्गर होता है जिसने पहले मैनेजर किम से मार खाई होती है, वो फटी हुई हालत में लड़खड़ाता हुआ अपनी कार की तरफ जा रहा होता है और बहुत ही मुश्किल से कार के अंदर बैठता है और राहत की सांस ले ही रहा होता है। इतने में ही मैनेजर किम कार के शीशे में एक मुक्का मारते हैं और कहते हैं, कार से बाहर निकल, मैंने कहा जल्दी बाहर आ। बर्गर अंदर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है मैं कोई गधा हूँ? आखिर मैं दरवाजा क्यों खोलूं? साले मादर, यहाँ से दफा हो जा, हरामजादे, यहाँ से चला जा, और तेरे अंदर हिम्मत है तो दरवाजा खुद खोल ले। साले कुत्ते, मैं तुझे चुनौती देता हूँ, दरवाजा खोल के दिखा। अभी मैनेजर किम के पास एक पिन होती है, वो उस पिन से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये बंदा अंदर से चिल्ला रहा होता है, चाहे तो कितनी बार भी कोशिश कर ले, वो दरवाजा नहीं खुलने वाला। बट मैनेजर किम एक बार में ही दरवाजा खोल देते हैं और इस बंदे के सामने खड़े होते हैं और बर्गर की अभी पूरी तरह से फटके चार हो चुकी होती है और वो डरते हुए कहता है, वो लड़की अभी फ्रीजर रूम में है, मुझे छोड़ दो। मैनेजर किम गुस्से में कहते हैं, क्या अभी तूने क्या कहा? बर्गर कहता है, वो जिस लड़की का फोन था हमने उसे फ्रीजर रूम के अंदर फेंक दिया है। हमने चेयरमैन जू से झूठ बोला था कि हमने उसकी लाश यहाँ से शिप में भेज दी है, लेकिन हमारा असली प्लान ये था कि हम उस बॉडी को फ्रीजर रूम के अंदर रखेंगे ताकि आगे हम उसका इस्तेमाल कर सके। मैनेजर किम सीरियस होके कहते हैं, क्या तुम उसको जमाने की सोच रहे हो? इतने में ही पीछे से दो गैंगस्टर्स भागते हुए आते हैं और इनमें से एक बंदा मैनेजर किम की गर्दन में अटैक करके कहता है, ये क्या, ये मेरे हमला करने के बाद भी जमीन में गिर क्यों नहीं रहा है? बट जो दो बंदे अभी यहाँ पे आए होते हैं, मैनेजर किम उनका मार मार के कुत्ता बना देते हैं और वो हवा में उड़ रहे होते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए जो बर्गर होता है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। बर्गर बहुत ही मुश्किल से एक ट्रक तक जाता है जहाँ पे एक आदमी बैठ के बर्गर खा रहा होता है। बर्गर उस आदमी को उसके बर्गर समेत इस गाड़ी से नीचे फेंक देता है और खुद से बोल रहा होता है, चाबियां, आखिर इसकी चाबी कहाँ है? खैर बर्गर को चाबियां भी इस गाड़ी के अंदर ही मिल जाती है और वो इस बड़ी सी गाड़ी को लेके यहाँ से निकलने लगता है और जिसकी ये गाड़ी होती है अभी वो चिल्ला रहा होता है, नहीं, हे रुक जाओ, वो मेरा ट्रक है, हे पागल रुको। वहीं जो बर्गर होता है वो इस ट्रक के शीशे में देखता है कि मैनेजर किम अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। मैनेजर किम बिल्कुल किसी सुपर ह्यूमन की तरह कंटेनर्स के ऊपर से जंप लगा रहे होते हैं और इस ट्रक की स्पीड को मैच करके उछल के आते हैं और बर्गर जहाँ पे बैठा हुआ होता है उस शीशे में एक लात मार के पूरे ट्रक को डिसबैलेंस कर देते हैं और बर्गर अभी चिल्ला रहा होता है, नहीं, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। और ये ट्रक पलट के बगल में समुद्र में गिर जाता है और जिस बंदे का ये ट्रक होता है एक बंदा उसको कह रहा होता है, हे किम, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तुम्हारा ट्रक वहाँ पानी में क्यों पड़ा है? लगता है हमें सबसे पहले उन दोनों लोगों के लिए मदद बुलानी चाहिए। अरे नहीं, देखो वो दोनों जिंदा हैं। और मैनेजर किम अभी बर्गर को पानी से बाहर ला रहे होते हैं। मैनेजर किम पानी से बाहर लाते हुए बर्गर को कहते हैं, चाहे तो कितना भी भाग ले, दुनिया के किसी भी कोने में चला जा, लेकिन मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगा क्योंकि तुम लोग मेरी बेटी से उलझे हो, चाहे तो कुछ भी कर ले।
तू मुझसे नहीं बच सकता। अब चुपचाप से मुझे बता, जिस फ्रीजर रूम की तू बात कर रहा था वो कहाँ है? वहीं दूसरी तरफ जो गैंगस्टर होता है दरवाजे के बाहर से मिंजी को कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें जितने ड्रामे करने हैं कर लो, मैं अभी देखता हूँ तुम्हारे ये ड्रामे कब तक चलते हैं। वैसे भी लड़की, फ्रीजर रूम के अंदर तू बैठी है, ना कि मैं। आखिर तू कितनी देर तक वहाँ की ठंड को बर्दाश्त कर पाएगी? वहीं जो मिंजी होती है धीरे धीरे करके ठंड की वजह से उसकी बॉडी नीली पड़ रही होती है और वो कांपते हुए खुद से बोल रही होती है, डैड डैड मुझे बचा लो। इतने में जो गैंगस्टर होता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक जगह में बैठ के कहता है, हे लड़की, हम चाहे तो पूरा दिन बैठ के यहाँ पे बस यही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इससे ना तुझे कुछ फायदा होगा और ना ही मुझे। कैसा रहेगा हम दोनों आपस में समझौता कर ले? देख लड़की, अगर तू मेरी बात मानेगी तो मैं तुझे जाने दूंगा। और जहाँ पे गैंगस्टर अभी फ्रीजर रूम के बाहर बैठा होता है वहीं काफी ज्यादा दूर से मैनेजर किम इसके पीछे से आ रहे होते हैं और बर्गर मैनेजर किम को बताता है, वो वहाँ पे वही है फ्रीजर रूम। यानी कि फाइनली अब मैनेजर किम फ्रीजर रूम तक पहुंच चुके हैं। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जिस किसी को भी क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है वो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी मेरे चैनल में काफी सारी अच्छी मानवास देखने को मिल सकती है, जिनकी मैं कोशिश करूंगा की अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करूँ। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।